already pending before the Honorable Supreme Court. Let me just finish, please. I'll take 2 minutes to answer this. The Commission had started counting one VVPAT per assembly constituency. And now when the political parties and other stakeholders started raising the issue of counting more VVPATs, the Commission has appointed a high-powered committee of Indian Statistical Institute who are already looking into it. The Commission expects the report to come anytime, certainly before the poll process is over. And the Commission will then discuss the report within the Commission and take a view which will then be kind of mentioned, all of you, by us. Sir, Suchitra here from News 8 in Tamil. And sir, what about the Tamil Nadu by-poll elections? So will it not be conducted? Yes, they will be conducted. Along with all by-polls, I repeat, all by-polls as pending on 9th March shall be conducted with the elections to the... सर गुजरात में भी बाई पोल है 5 सीटों पे. कृपया मुझे सिग्नलाइज करने दें. When I said all by-polls, I mean all by-polls. सर संतोष, Please hold on. I'll just take it. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17वीं लोकसभा के लिए जो तारीखें हैं चुनाव की, उनका ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आज 11 अप्रैल से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। 19 मई तक चुनाव चलेंगे 543 लोकसभा सीटों के लिए। 7 चरणों में यह चुनाव होगा और जो पहला चरण है उसमें 91 सीटों पर 20 राज्यों में वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 97 सीटों पर 13 राज्यों में वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण में 115 सीटों पर 14 राज्यों में वोट पड़ेंगे और चौथा जो चरण है उसमें 71 सीटें हैं 9 राज्यों की जिन पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 51 सीटों पर 7 राज्यों में वोट पड़ेंगे। छठे चरण में 59 सीटें होंगी 7 राज्यों की जहां पर वोटिंग होगी और जो 7वां चरण है उसमें भी 59 सीटें होंगी 8 राज्यों की जिसमें वोट पड़ेंगे और जो नतीजे हैं वो 23 मई को आएंगे। सभी 7 चरणों की जो काउंटिंग है वो 23 मई को होगी और जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बता रहे थे, व्यापक तैयारियां की हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने की लंबा दौर महत्वपूर्ण बैठकों का चला है। काफी समय से तैयारी की जा रही थी और ये जो चुनाव की तारीखें हैं जिनका ऐलान हुआ है इसमें परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है, जो त्योहार आएंगे उनका ध्यान रखा गया है, फसल की कटाई का भी ध्यान रखा गया है। और क्या कुछ खास रहेगा इस बार के इलेक्शन में, कुछ एक नई चीजें भी हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि इस बार जो चेहरा है फोटो के साथ साथ कैंडिडेट का वो भी होगा ईवीएम पर, यानी कि जब कोई मतदाता बटन दबाएगा तो उसको पता होगा वो किस प्रत्याशी को अपना वोट दे रहा है। दूसरी चीज जो इस बार इंट्रोड्यूस की गई है वो है इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि इलेक्शन कैंपेन में जितने भी पार्टियां चुनाव प्रचार करेंगी, जो भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करेंगे, इको फ्रेंडली सामान का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जोर है, उस पर जो खर्च पार्टियां करेंगी उसका ब्यौरा देना होगा इलेक्शन कमीशन में इस बार। यह भी अहम बात जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां पर होने हैं वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ, यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। यह भी आज ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें वहां के लिए भी तय हो गई हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव वहां पर अभी होने हैं, उनको होल्ड पर रखा गया है। 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे इलेक्शन कमीशन को। और जैसे ही वहां के मुफीद हालात बनते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन विधानसभा चुनावों पर विचार करेगा जम्मू कश्मीर को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 7 चरणों में इस बार का 17वीं लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक और नतीजे 23 मई को। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी से राघव जी मेरे साथ, यशवीर राघव जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ सरवत जहां फातिमा जोड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी,
ये जो इलेक्शन कमीशन की अभी पीसी हुई है, 7 चरणों में इस बार के चुनाव डिक्लेयर किए गए हैं। पिछली बार 9 चरणों में थे। पूरी इलेक्शन कमीशन की पीसी की हाइलाइट्स आपको क्या लगती हैं? क्या कुछ खास आपको इसमें नजर आता है? मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक नज़र आता है कि जो बड़े स्टेट हैं उसको कई चरणों में चुनाव कराना, जैसे उत्तर प्रदेश, लेकिन दूसरा ये भी नज़र आता है कि जैसे पश्चिम बंगाल जैसा प्रदेश है वहाँ भी कई चरणों में चुनाव कराना, और तो वो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है कि आप उसको इतने सारे चरणों में कराएं, एक डाउट तो क्रिएट होता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराया जा रहा है तो इसका स्वाभाविक कारण है वहाँ का माहौल, उसको देखते हुए वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव वहाँ भी पूरे फोकस के साथ एक दिन वहीं के लिए समय निकाला गया है और इलेक्शन होगा। तो ये जो दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा है और पॉलिटिकल भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली भी कौन सा, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इसको कई चरणों में कराया जाए तो ये इसके भी कुछ माने हैं, लेकिन अभी तो थोड़ी जल्दबाजी होगी इस पर प्रतिक्रिया देने में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बाकी दूसरे स्टेट हैं, जैसे ये है कि जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां लोकसभा भी एक साथ हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है सामने कि एक साथ चुनाव कर दिया जाए। हालांकि उड़ीसा में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे संभव है, उड़ीसा में कई चरणों में लोकसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के कैसे संभव है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि एक ही दिन हो रहा है, लेकिन ये बात उड़ीसा के लिए मुझे समझ में नहीं आ रही है जी। लेकिन जिस तरह से जो पूरा शेड्यूल चॉकआउट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तमाम बैठकों के बाद, पूरे अच्छे खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, विचार मंथन के बाद, उसके बाद आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जो प्रतिबद्धता है इलेक्शन कमीशन की, उसी दिशा में ये पूरा शेड्यूल है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई दिक्कत है। देखिए, अभी न तो वो नक्सलवाद वाली समस्या है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और हालांकि चुनाव शेड्यूल में दिखता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब जगह कई चरणों में कराए जा रहे हैं, तो एहतियात तो बरता गया है। लेकिन एक्चुअल में वो समस्या नहीं है जो अब तक रही थी। जो समस्या देश में दिख रही वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है। पूरे देश में वैसे लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन नहीं है, न तो पॉलिटिकल कहीं कोई वायलेंट सिचुएशन, इवन पूर्वोत्तर भी हमारा शांत है, सब कुछ ठीक है। तो हमें लगता है इतने चरणों में कराने का जो है, इसमें अब ये भी कहना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए, 90 करोड़ मतदाता हैं। 90 करोड़ मतदाता का मतलब समझिए कि लगभग 4 गुना अमेरिका की आबादी हो गई है ना। तो इतने मतदाताओं को जो हर साल जोड़ रहे हैं, इस बार मतदाता लगभग 9 करोड़ मतदाता जुड़े हैं पहले से के मुकाबले, और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10% बनता है पिछले बार से। हालांकि पिछली बार का मुझे याद है कि 12-13% ज़्यादा मतदाता जुड़े थे, इस बार थोड़े से कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हमारा कंट्रोल दिख रहा है इसमें। तो लेकिन ये जो 10% है, तो इसको अब इसका अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो आपका सवाल हालांकि इलेक्शन कराने को लेकर के था, लेकिन ये जो 10% वोटर हैं, ये वोटर बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि ये नए वोटर, और उसमें से भी चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो 1.5 करोड़ मतदाता हैं वो सिर्फ 18 से 19 साल वाले हैं। तो इस 10 करोड़ में करीब जो है 9 करोड़ में, उसमें 1.5 करोड़ करीब 18 से 19 साल वाले हैं। ठीक है, यशवीर राघव, सबसे पहले आपका कॉमेंट। 7 चरणों में चुनाव होंगे इस बार। बिल्कुल, मैं अजीता जी इस बात से शुरुआत करता हूँ कि 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस हिंदुस्तान में होली, दिवाली, दशहरा, जो जितने त्योहारों का देश कहा जाता है, हर त्यौहार साल में एक बार आता है, लेकिन एकमात्र यही एक त्यौहार है लोकसभा चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है। तो इस त्यौहार की मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो पूरी योजना के साथ, पूर्ण योजना के साथ जिस प्रकार से 7 खंडों में चुनाव को 7 चरणों में करने का निर्णय लिया है, तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय पे तो हम क्या, पिछली बार 9 चरणों में हुआ था, इस बार उन्होंने चरण कम किए, 7 चरण किया है, तो उस विस्तार देकर किया है। और दूसरी बात क्या है, जो भाई साहब प्रेम जी कह रहे थे कि भाई वेस्ट बंगाल छोटा स्टेट है या यूपी का तो समझ में आता है, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल बेशक आपको यूपी के मुकाबले छोटा स्टेट है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, जिस प्रकार से वहाँ ममता बनर्जी के शासन के दौरान हत्याएं हुई, लूटपाट हुए, मतलब जिस तरह से माहौल बना ना, उस नाते से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने सोचकर ही उसको 7 चरणों में किया है कि बंगाल को लेकर तो आप लोगों की लड़ाई भी बड़ी है इस बार। इलेक्शन कमीशन की सोच नहीं, मुझे तो इस पर प्रभाव मुझे लगा कि निष्पक्ष सत्ताधारी दल का प्रभाव नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग पर आप प्रश्न, प्रेम जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव आयोग पर इस तरह से प्रश्न नहीं उठा सकते, प्रभाव होगा कि देखिए वो चाहता है, चुनाव आयोग आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से ही, जैसे अजीता जी ने चर्चा के दौरान कहा कि टी.एन. शेषन साहब के दौरान से ही वो निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास है। इस बार देखिए ना, सबसे अच्छी बात, उत्तम बात क्या है कि हर पोलिंग बूथ पर
पैट का व्यवस्था है, जिसका बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे, कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है, जो भी है अच्छा, हम कह रहे हैं ना, वो भी एक संवैधानिक मंडल है, ये भी एक इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक मंडल। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, 23 मई को जब परिणाम आएंगे, 24 मई को कांग्रेस के पास इलेक्शन कमीशन और ईवीएम से बेवफाई का आरोप लगाने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो बार बार कहा ना वीवीपैट की व्यवस्था होनी चाहिए, मौका नहीं रहेगा। वीवीपैट की व्यवस्था है तो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि वीवीपैट की इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्रयास किया है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से बिल्कुल इस तरह से चुनाव हो कि कोई प्रश्न चिन्ह, क्योंकि विश्व में हमारे भारतीय चुनावों का एक अपने आप में उदाहरण दिया जाता है। विश्व भर के देशों से लोग स्टडी करने आते हैं जब यहाँ लोकसभा चुनाव होता है। और मैं आपको जानकारी देने के लिए बताता हूँ, इस बार भी मुझे विश्वास है 7 चरणों के फेज के लिए कम से कम 50-60 कंट्री से, देशों से लोग आएंगे स्टडी करने के लिए कि सबसे बड़ा सुनील अरोड़ा जी ने भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 40 डेमोक्रेसीज ऐसी हैं, लोकतंत्र ऐसे हैं जो जिनके लिए हम एक उदाहरण के तौर पर हैं। हम भारतीय लोकतंत्र का चुनाव, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई में उदाहरण के लिए है और पूरे विश्व में इसका एक नाम है। वो विषय अलग है कि इस बार हर बार एक कदम आगे चलते हैं। पिछली बार वीवीपैट हर बूथ पर नहीं था, इस बार वीवीपैट की व्यवस्था हर बूथ पे हुई, तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं। बिल्कुल। सरवत, आप क्या कहेंगी? इस बार जल्दी सिमट रहे हैं चुनाव, 7 चरणों में चुनाव है और जिस तरह से जो भी देखिए जो भी बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं, नहीं सही है। सात नहीं, इलेक्शन कमीशन हमेशा भरपूर पूरी तैयारी के साथ और पूरी ईमानदारी, पूरी स्वच्छता से इलेक्शन कराने के लिए तत्पर रहे हैं। पीछे का भी अगर आप इलेक्शन कमीशन पे अभी क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल पे आता है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे दुनिया फख्र करती है और उम्मीद करते, कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है कि जिस तरह से दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तरफ देखती है, अगर 23 तारीख को जब रिजल्ट आए तो उस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, हमारी जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पे कोई आंच ना आए, कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के जरिए हो, चाहे हमारी पार्टी के जरिए हो, चाहे बीजेपी के जरिए हो, क्योंकि ये जो व्यवस्था है हमारी, इससे बढ़िया और इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, लेकिन उस व्यवस्था पर अक्सर आप लोग प्रश्न चिन्ह भी लगा देते हैं, जो भी ये भी देखा गया है। अब जो पिछले चुनाव हुए हैं, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस व्यवस्था पर आपकी पार्टी की तरफ से कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, तो इस बार आप उम्मीद करती हैं या हम उम्मीद करें ये कि इस बार आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करेंगे और आपको उम्मीद ये कि इस बार फ्री एंड फेयर तरीके से सब कुछ होगा, क्योंकि वीवीपैट की व्यवस्था इस बार कर दी गई है सभी ईवीएम्स के साथ। प्रश्न चिन्ह जब उठता है जब लोग मत कहीं और देते हैं। आप भी अगर देखी होंगी, आपके भी न्यूज चैनल पे कई बार ऐसा चला होगा कि लोग जाते हैं अपना मत किसी को देने के लिए, बटन दबाते हैं किसी और पे और वोट जाता है कहीं और पे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो क्वेश्चन उठेंगे। इस बार वीवीपैट के बाद तो नहीं उठेंगे ना, इसलिए ये सवाल ना उठे कि कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करेगी। बात वीवीपैट की नहीं है या बात बटन दबाने की नहीं है, बात यह है कि ऐसा कोई भी व्यवस्था ना हो कि जिससे लोकतंत्र पे हमारे आंच आए। कहे कि हिंदुस्तान का युवा, अगर आपके जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, हिंदुस्तान युवा मुल्क है, हिंदुस्तान युवा देश है और यहाँ के युवा ही डिसाइड करेंगे, यहाँ के युवा ही फैसला करेंगे कि उनको सरकार कैसी चाहिए और कौन सी सरकार चाहिए। तो उनके इस फैसले का पूरा सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि युवा जाए बटन दबाने कोई और वोट जाए कहीं और। इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब रिजल्ट हो तो जो आदमी वोट दे वो उसका वोट उसको मिले, उसका उस हिसाब से रिजल्ट मिले कि मैंने जो ये वोट दिया था मुझे वो दिख रहा है। कुछ कहना चाहते हैं अजिता जी? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था। आपने कहा कि आप हमें कांग्रेस की हमारी बहन सबरत जी से आरोप लगाया, सरबत जी से, कि भी आप हमेशा उठाते रहे। ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं उठाया उन्होंने। 2018 में जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। वो आप ये आरोप भी थोड़ा मैं कांग्रेस की तरफ से डिफेंड करूँगा, हर बार आरोप नहीं लगाया। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपके चैनल पर भी चला होगा, कहना चाहते हैं कि जब वो जीते हैं तब आरोप नहीं लगाए। वो अंडरस्टूड है कि जब वो जीते हैं तो आरोप नहीं लगाए। हमारा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव कराता है और विश्व में इसका नाम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई आपके चैनल पे चला के वोट हमने कहीं और दिया। देखिए, 1-2 मशीन खराब हो जाना
और आज आपने भी दिखाया 10 लाख बूथ हैं, ऐसा आपके ब्रेकिंग में चला। 10 लाख बूथ में से अगर 100 मशीन टोटल खराब हो जाती हैं अजीता जी, तो मुझे इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जिस प्रकार से नकाब पोस्ट को लेकर इनके नेता कपिल सिब्बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मैंने हैंग किया, मशीन्स को हैंग किया और उससे सबूत तक नहीं मांगते, ये एक मतलब ये विडंबना है, ये विडंबना है, ये विडंबना है। जिस प्रकार से प्रूफ के साथ, बताइए, ताज्जुब की बात है, उस नकाब पोस्ट का नकाब तक नहीं उतरा और ये कह रही है कि प्रूफ था। नहीं सरबत जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, आप शायद आपको भी समय मिलेगा ही। मैं कौन सा प्रूफ था, उन नकाब पोस्ट की नकाब तक नहीं उतरा और आप कहते हैं प्रूफ तो आप बल्कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से मांगने लगते हैं। उस नकाब पोस्ट से प्रूफ नहीं मांगा, उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने फलाने नेता के कहने पे मैंने हैक किया मशीन्स को और चुनाव का परिणाम हो गया। तो कहने का मतलब हम इलेक्शन कमीशन पे ही रहते हैं, इलेक्शन कमीशन पे रहते हैं। इलेक्शन सेना की बात मत करिए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है और आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो आप लोगों को भी बहुत सोच समझ के बोलना होगा, बहुत सोच समझ के अपना जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके दायरे में आप लोगों को आचरण और व्यवहार करना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं राजनीतिक बयानबाजी और इन बातों की तरफ हम जाएं, प्रेम जी मुझे ये बताइए, 90 करोड़ मतदाता इस बार हैं, यानी कि मतदाता जो हैं अगर पिछली बार के मुकाबले एक तो 1.5 करोड़ जो 18 से 19 साल का मतदाता है वो इन इलेक्शंस पर किस तरह का प्रभाव रखेगा, उसकी क्या भूमिका रहेगी, और इसके अलावा जो 90 करोड़ मतदाता हैं, आपने कहा इससे पहले कि अच्छी बात है जनसंख्या कम हुई है, तो ये सीधा असर इलेक्शंस पर डालेगा। हाँ, मैंने इस संदर्भ में कहा कि पिछले बार मुझे याद है कि लगभग 12-13% मतदाता बढ़ गए थे, इस बार 10% से थोड़ा कम बढ़े हैं, यानी बढ़ोतरी जो है मतदाताओं में वो थोड़ी कम है। फिर भी लगभग 9 करोड़ की बढ़ोतरी दिखी है और उसमें से 1.5 करोड़ जो हैं वो 18 से 19 साल वाले हैं। तो जो नए 9 करोड़ के मतदाता हैं उनको अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज बांटा जाएगा, अभी तुरंत में मुमकिन नहीं है कि लगभग कितना पड़ता है, वो डिवाइड करके देखेंगे तो वो कितना निर्णायक होता है, ये महत्वपूर्ण। जैसे पिछले बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को ये माना गया था कि नए वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट किया था और 12-13% का जो ये वोट जुड़ा था, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी और इस वजह से ये बड़ा परिणाम आया। इस बार के चुनाव में एक फ़र्क जरूर दिखेगा कि वही मतदाता जिस एक्सपेक्टेशन के साथ उनको वोट किए थे उनका इस बार क्या रुझान रहता है, और ये जो नए मतदाता वोट देने वाले हैं वो भी क्या उम्मीदों के साथ में नरेंद्र मोदी जी को के जो उन्होंने तरह तरह के वादे इस बार भी किए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले फरवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में जो ये इस साल लगभग 92,000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और या उसका लोकार्पण हुआ है और ये 150 परियोजनाएं ये फरवरी से मार्च के बीच में घोषित की गई हैं। तो ये भी एक तरह से लुभावना ही है, लोभ भी है। तो इस लोभ में इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या है प्रेम जी? बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या, क्योंकि 2014 की स्थिति में और 2019 की स्थिति में, अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रही हूँ, तो बड़ा फर्क है 2014 में और 2019 में। तो इस बार आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं? देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ था वो उससे पहले 2012 में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद में सरकार के समय के लिए बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था और उसको नरेंद्र मोदी जी ने बदला एक उम्मीद में और उस उम्मीद को वोट में वो तब्दील कर पाए। और अब आज जो 5 साल बाद है, 5 साल बाद ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है 5 साल में जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं सत्ताधारी दल थोड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ में हुआ नहीं है। लेकिन क्या है कि लोकतंत्र की एक खासियत होती है, जब विपक्ष नहीं होता है ना तो अपने अंदर ही विपक्ष पैदा हो जाता है। अगर सरकार ने जो काम किया जैसे GST, जैसे नोटबंदी, तो इस तरह की इसका जो परिणाम आने वाला है तो वो उनके समर्थक वर्ग में ही उनकी आलोचक भी पैदा हो गए। तो ये सारी चीजें होंगी जिसका कि इस पर असर पड़ेगा। हाँ, ताज़ा जरूर है कि ये एक माहौल बदला है, पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद में एक माहौल सरकार के अनुकूल हुआ है, सत्ताधारी दल ने उसको अपने लिए अनुकूल किया है। लेकिन ये जो बचा हुआ समय है जो चुनाव प्रचार के लिए होगा, इस चुनाव प्रचार में कैसे विपक्ष सत्ताधारी दल को डॉक में खड़ा कर पाता है, उनके ही कामों से उनसे सवाल खड़ा कर पाता है, इस पर यह डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए कि अभी चुनाव हो तो क्या हो, तो ये काल्पनिक हिपोथेटिकल सवाल होता है, लेकिन सारे हमारे सर्वे इसी हिसाब से होते हैं कि अभी चुनाव हो तो क्या हो। तो उस हिसाब से सर्वे जो है नरेंद्र मोदी जी को एज दिखा रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन आने वाले समय में जो मुद्दे होंगे, आप देखेंगे राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा इस इलेक्शन में, है ना। इस इलेक्शन में क्या मुद्दा होगा? या तो भारत पाकिस्तान मुद्दा होगा
और नहीं तो बेरोजगारी मुद्दा होगा। तो कांग्रेस की उपलब्धि ये होगी कि जब रोजगार के सवाल को लेकर के अगर वो चुनाव में जाए, या विपक्ष अगर उस सवाल को अगर उठा पाता है तो उसको गेन होगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान ही अगर मुद्दा बना रहेगा तो निश्चित रूप से यशवी राघव, मुझे ये बताइए कि पूरा दारोमदार और पूरा दांव भी इस बार मोदी जी पर है, लेकिन वो लहर वाली स्थिति 2014 की जो स्थिति है उसमें और आज की स्थिति में फर्क है। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपने जैसा कहा दारोमदार आदरणीय मोदी जी के, जितना दारोमदार आदरणीय मोदी जी के ऊपर है उतना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के ऊपर भी उतना ही दारोमदार भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2019 में चुनाव जिताकर सत्तासीन करना उतना ही दारोमदार बूथ अध्यक्ष के ऊपर भी है। तो एक बात आपने कही कि 2014 और 19 में क्या अंतर होगा। देखिए, 2014 और 19 में एक ही अंतर है कि 2014 में हम सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि 10 साल से सरकार में थी, लगातार भ्रष्टाचार जिस प्रकार से फैलाया गया था, जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं देश में फैली थी, जिस प्रकार से लोग त्राही त्राही करने लगे थे, उस आधार पर हम चुनाव लड़े। लेकिन इस बार लोगों को पता है कि 5 साल जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने योजनाएं दी हैं, गरीबों तक, युवाओं तक, किसानों तक, जवानों तक जो मोदी जी की सरकार की योजनाएं पहुंची हैं, उसके आधार पर भी हम अपनी वोट मांग रहे हैं, विकास की गाथा के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी का एक सिंपल एक नारा है कि हम विकास के आधार पर, भारत का विकास और आतंकवाद का विनाश, इस आधार पर हम वोट मांगेंगे। और मांगना भी चाहिए, क्योंकि देश चाहता है कि इस देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से विकास के साथ आप इस बार आतंकवाद को भी जोड़ रहे हैं? नहीं, जोड़ना ही चाहिए, हमेशा से जोड़ना चाहिए, जोड़ना भी चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय प्रेम जी ने एक बात कही कि भी पिछले 3 महीनों में 92,000 करोड़ रुपए की योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च, आपने जो भी कहा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय मोदी जी ने 15 अगस्त को पहली बार शपथ ली, शपथ के बाद जब लाल किले से उन्होंने पहला उद्बोधन दिया, तब से ही लगातार वो योजनाओं को लॉन्च करते आ रहे हैं। चाहे जनधन योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शौचालय बनाने की योजना हो, योजनाओं में कमी नहीं रही है। आप प्रेम जी इस बात का मूल्यांकन करेंगे तो पिछले 5 सालों में लगातार योजनाओं की क्या घोषणा की बात कर रहे हैं? यथार्थ के धरातल पे बात कर रहे हैं। 3 महीने की घोषणा की बात करी। अरे यथार्थ कैसे नहीं है? आप ये बताइए, आयुष्मान भारत जो योजना है जिससे गरीब व्यक्ति को इलाज मुफ्त होता है, लगभग 14 लाख से अधिक लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। आप सौभाग्य योजना की बात करते हैं, 2.5 करोड़ घरों में विद्युतीकरण हो चुका है। जनधन योजना 34 करोड़ खाते, जिसका फायदा क्या है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। जो बेचारा गरीब, राजीव गांधी जी एक बात कहते थे, बड़ा फेमस हुआ कर देगी आपका वो एक, मैं राजीव गांधी जी की बात ध्यान दिला देता हूँ, और सभी लोग उदाहरण भी देते हैं कि 1 रुपया हम सरकार को ऊपर से बेचते तो 10 पैसा नीचे पहुंचता है। डीबीटी के माध्यम से जनधन योजना, जिस प्रकार से गरीबों के, किसानों के बैंक खाते खुले हैं, जो 1 रुपया मोदी जी ऊपर से बेचते हैं तो पूरा 1 रुपया ही तो सारा पैसा नीरव मोदी ले गया। नहीं, नीरव मोदी को आपको भी पता है, प्रेम जी आपको भी पता है कि पैसा किसने दिया। कल ही सबने बता दिया है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी नीरव मोदी के साथ चाय पानी पी रहे थे और अगले 2 दिन बाद ही उनका लोन मान्य हो जाता है। 2 दिन में ही, एक दिन उन्होंने कॉकटेल पार्टी की राहुल गांधी के साथ और दूसरे दिन ही उनका लोन मान्य हो जाता है। और उसके बाद जब लगता है, मैं थोड़ा अलग हटना चाहती हूँ। यशवी राघव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चलिए विकास की बातें आप करेंगे, ठीक है, आप अपनी योजनाएं भी गिनाएंगे, आप कहा कि आपको गिनानी भी चाहिए, जनता तय करेगी उस तक क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। जो आपने आतंकवाद की बात की, मुझे बताइए आतंकवाद चुनावी मुद्दा कब से हो गया? आतंकवाद तो ये समस्या है और इस पे बैठ के सबको काम करना चाहिए। समस्या का समाधान देखिए, अब तो आप कहेंगे विकास भी मुद्दा नहीं है, विकास एक समस्या है, विकास करना चाहिए। देखिए, भारत का विकास होना चाहिए और आतंकवाद का नाश होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक आतंकवादी घटना से दो राय हो ही नहीं सकती ना कि आतंकवाद का नाश होना चाहिए। लेकिन आप इसको इस बार चुनाव में क्यों? मैं वही जानना चाहती हूँ कि आप विकास पे बात करिए ना, आप बाकी जो और देखिए अजिता जी, प्रेम जी ने परेशानियां है, लोगों की बेरोजगारी की बात करिए, किसानों की बात करिए, सारी बातें करेंगे, भारत के विकास में ही वो सारी बातें आ जाती हैं। प्रेम जी ने एक बड़ी अच्छी बात जोड़ी कि पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से, पिछले 1 महीने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने और के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर तो हिंदुस्तान में चुनाव विश्व में नहीं है अभी। जो प्रेम जी, यशवी राघव, चुनाव अभी हिंदुस्तान में, अभी हम हिंदुस्तान की जनता की बात करेंगे। एक लाइन जोड़ी थी आपने कि बड़ा है, तो लोगों के समझ में आया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूत सरकार इस देश में मिल सकती है, अदरवाइज हमें मजबूत। अच्छा ठीक है, चलिए सरवत जहां को भी हम मौका देते हैं। सरवत, आपको क्या लगता है इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं और आपकी पार्टी खासतौर से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी इस बार का? अजीता, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है, अभी सही प्रेम जी ने कहा था, अभी कह रहे थे प्रेम जी कि 2012 से जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको जबरदस्त तरीके से भुनाया और वोट में कन्वर्ट भी किया और लोगों ने उनको बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद के साथ ऐसा प्रचंड बहुमत दिया था
कि बहुत दिनों बाद इस तरह का प्रचंड बहुमत मिला था किसी भी पार्टी को, हमारी पार्टी को भी नहीं, किसी भी पार्टी को एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत मिला था बहुत उम्मीदों के साथ। ये आज जो इलेक्शन होगा इन्हीं उम्मीदों के ऊपर होगा, इन्हीं उम्मीदों के ऊपर होगा। वो 2014 में दिखाए गए सारे सपने जो युवाओं ने उन्हें दिया था वोट, इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा सपना दिखाया था कि जैसे बस चुटकी बजा करके सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन क्या आपकी 5 पार्टी साल में मोदी सरकार कुछ भी के नहीं हुआ। फेलियर, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मोदी पार्टी- सरकार के जो चुनावी वादे थे उनके फेलियर पर वोट मांगेगी? आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है कि आप देश के लिए क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। युवा, किसान, महिला, जीएसटी, ये तो कहते थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, फिर ये पुलवामा पे कैसी राजनीति कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि विश्व में कद बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे शहीदों के ऊपर कद बढ़ जाता है। शर्म आनी चाहिए। हमारे किसी का घर जला है, किसी की मांग सुनी हुई है, कोई बच्चे यतीम हुए हैं, कोई वो यूं चीज नहीं था, पटाखा नहीं फूट गया था, किसी के परखच्चे उड़े थे इंसानी जिंदगी के, और उस पे आप राजनीति करते हो। शर्म आनी चाहिए। आपको राजनीति करनी चाहिए युवाओं के रोजगार पे, आपको राजनीति करनी चाहिए देश की तरक्की कराने पे, आपको ये राजनीति करनी चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि जीएसटी लगा करके हमने इतने सारे जो व्यवसाय है उसको बढ़ा दिया है। लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो थोथली राजनीति है, आप जितनी योजनाएं गिना रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से चल रही थी, जो नहीं चल रही थी उसको आपने खत्म कर दिया है। जमीन पर आपका कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो करना होगा करेगी। इस बार तो जनता आपको सबक करेगी क्या? वही सर्वत तो समय आ गया जवाब देने का। देखिए अब समय है, जब करेगी नहीं, अब वो समय दूर नहीं है, इलेक्शन आज अनाउंस हो गए। अजिता, क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी नहीं है मैं अपनी बात अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है मोदी जी के खिलाफ। वही सोशल मीडिया, अजिता वही सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल करके ये कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस लेड यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार को गाली दे रहे थे, वही सोशल मीडिया इनको सबक सिखाएगी। अगर 5 साल में आपने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया, जिस बिना पे आप सरकार में आए थे, कितने लोगों को आपने जेल भेजा, कितने लोगों को? क्या आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट 2G 3G 4G सरवत, आप ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी इस बार सोशल मीडिया का अग्रेसिवली इस्तेमाल करने वाली है? 1 मिनट सुनिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि इस बार आपकी पार्टी सोशल मीडिया का बहुत अग्रेसिवली इस्तेमाल करेगी चुनाव प्रचार में? सोशल मीडिया पर चुनाव होगा इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ के हिंदुस्तान की आवाम का दुख दर्द मालूम है, कहाँ पे क्या होता है। यहाँ युवाओं के रोजगार, महिलाओं का सम्मान और किसानों की जो हालत है, कांग्रेस पार्टी इस पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के बेरोजगारी पर इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के दर्द पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के जो उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचती है उस पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी उस जवान जो शहीद हो गए उस पे राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि वो दर्द कांग्रेस पार्टी महसूस करती है। यानी कि आपकी पार्टी आतंकवाद का मुद्दा नहीं उठाएगी चुनाव प्रचार में? आतंकवाद डिफरेंट चीज है। आतंकवाद देश की समस्या, जैसा कि आपने खुद कहा, आतंकवाद ये नहीं है कि उसको हम इशू बना करके और शहीद जवानों पर हम राजनीति करें। आतंकवाद बहुत सीरियस मुद्दा है। तो क्या सोशल, ठीक है, ये जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए जिस पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या सोशल मीडिया के दम पे उठाए जाएंगे? आतंकवाद में हुए शहीदों पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। ठीक है, ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया के पार्टी का एक वर्कर एक बूथ पे, सरवत मैंने समझ लिया, मुझे ये बताइए सोशल मीडिया का, कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया के दम पे आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी, ये कहना चाहती हैं? एक बूथ पे, ठीक है। कांग्रेस, देखिए, सोशल मीडिया हो या कांग्रेस पार्टी का वर्कर एक बूथ पे है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप जवाब दीजिए। तो पहला जवाब तो मैं देता हूं, उन्होंने कहा गरीब की, महिलाओं की, युवाओं की। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रेम जी भी इस बात को मानेंगे, जिस नाम पर इंदिरा गांधी जी वोट मांगा करती थी, आज भी कांग्रेस
इतने सालों बाद भी उन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रही है। इन्होंने इतने साल राज करने के बाद भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला उन मुद्दों का। गरीबी हटाओ अभियान वहां से चलाता और अब तक चल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अब शरबत जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं कितना संयम से बात सुन रहा था आपकी, मैं बहुत संयम से बात सुन रहा था और मैं सुनता नहीं हूँ इतनी देर जितना देर आप बोल रही है। आपकी ये सब झूठी बातें सब पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान में आपके नेता जाके मदद मांगते हैं मोदी जी को हटाने के लिए, जिस प्रकार से आप लोग पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बन गए हैं, इस दुश्मन देश के पोस्टर बॉय बन चुके हैं आप लोग। राहुल गांधी और आज भी जो आपकी विधायक ने आतंकवादी कहा है मोदी जी को, वहां पे आप देखिए ट्वीट निकाल के पाकिस्तान के चैनलों पे चला हुआ है। सरबत जी आपको बहुत सुन लिया, देश ने देख लिया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, देश के युवा ने देख लिया है, आपकी असलियत सामने आ गई है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो। राहुल गांधी मंच से बोलते हैं कि वो आतंकवादियों को मारा, वो शहीद हो गए एयर स्ट्राइक से, सबने सुना है, सब देख रहे हैं। अरे राहुल गांधी के नेतृत्व पे अगर इतना ही भरोसा होता तो प्रियंका गांधी मैदान में ना आती। आप सुनिए अजीता जी और प्रेम जी, मैं आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार, मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देश को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के जवानों को, देश के किसानों को आज उनके नेतृत्व विश्वास है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई मजबूत सरकार दे सकता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत सरकार दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार तक नहीं है। विपक्ष, देश नहीं चाहेगा कि फिर वो ब्लैकमेल वाली दोबारा से सरकारें बने, ब्लैकमेल किया जाए और देश का विकास ना हो। जिस प्रकार से विश्व भर में आज इज्जत के साथ हमारा कोई भी युवा अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है तो उसे सम्मान के साथ देखा जाता है। पहले मनमोहन सिंह को सम्मान के साथ देखा। आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ये कह रहे थे कि ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, उन्होंने बाकी सब चीजें तो गौड़ ही कर दी। देखिए लोकसभा का चुनाव तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। और सुषमा स्वराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही सुबह कि जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो व्यक्ति क्या गरीब के दर्द को जानेगा, वो व्यक्ति क्या किसान के दर्द को जानेगा, वो व्यक्ति क्या गली के किसी दलित के दर्द को जानेगा। उस व्यक्ति का दर्द जान सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी में अपना जीवन यापन किया हो। सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले बात करते हैं। अरे शहादत इस देश में अगर किसी, अगर इस देश का एक सैनिक शहीद होगा तो उसका बदला लिया जाएगा। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं जो शहादत का अपमान कर रहे हैं, जो सबूत मांग रहे हैं वायुसेना से कि हमें सबूत दीजिए आपने कितने आतंकी मारे। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं जो जाकर पाकिस्तान से हाथ फैलाते हैं भिखारियों की तरह, पे जो ये कहते हैं कि मोदी जी को हराने में हमारी मदद कीजिए। अब नहीं चल रहा, अब ये सब बात की तरफ से मदद कीजिए। देश देख रहा है, अब ये सब कोई नहीं सुन रहा। मैदान में जाइए बहन, मैदान में जाइए, फील्ड में जाइए, पता लग जाएगा लोगों की जनता में क्या मैसेज है आप लोगों के बारे में। सरवत मुझे ये बताइए, इस पूरे चुनाव में इस बार रफाल मुद्दा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनत की आपकी पार्टी ने रफाल को लेकर और आपके बड़े नेताओं ने। ये एक्सपोज हो चुके हैं हर मुद्दे पे, रोज नया एक झूठ निकाल के जाते हैं। नेहरू और गांधी परिवार को गाली नहीं दिए होते अजीता, बोलिए। अरे नहीं सुनना है तो क्यों बैठते हैं टीवी पे, मत बैठा कीजिए ना, पार्टी के साथ मत बैठा कीजिए, हिम्मत नहीं है। सरवत बोलिए। और आपसे 2 मिनट नहीं सुना गया। अरे 15 मिनट आप नहीं सुना रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो। मुझे बैठाया गया है और सच बोलने के लिए बैठाया गया है। तो झूठ मत बोलो ना, सच ही बोलो ना कि पाकिस्तान के साथ जाके क्यों खड़े हो जाते हैं आपके नेता। ये सच बताइए, अरे खत्म कर दीजिए, क्या मिल रहा है? खत्म कर दीजिए ना, बोलने दीजिए। सच बोला तुम होते, अरे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आप जवाब दीजिए, छोड़िए, जवाब दीजिए। ये कौन होता है अजीता, आप बताओ। नहीं अजीता, आप ये बताओ, ये कौन होता है बोलने वाला कि हाँ झूठ और सच बोल रहा है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आराम से, ढंग से सरवत बताइए। नहीं, आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? चलिए आप मेरे को बताइए कि रफाल साल तक अगर गांधी नेहरू परिवार, मुझे ये बताइए कि रफाल कांग्रेस पार्टी इस बार रफाल का मुद्दा उठाएगी क्या? तो आज ये सब नहीं करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी रफाल का मुद्दा उठाएगी क्या? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, युवा और किसान और महिलाओं का, देखिए कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, रफाल, ये भ्रष्टाचार, युवा, किसान और महिलाओं का मुद्दा उठा करके और वही सब उठा करके लेके जाएगी जिस सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने पिछली बार लोगों को वर्गलाया था, लोगों को झूठ बोला था, झूठे सपने दिखाए थे और आज एक भी चीज जमीन पे नहीं आई थी। बिल्कुल। चलिए प्रेम जी मुझे ये बताइए कि 5 साल हो गए एनडीए की सरकार को इस बार, और जैसा कि सरवत कह रही है कि जो सत्तासीन पार्टी है उसके काम का लेखा जोखा देखा जाएगा, उसका आकलन होगा, ठीक है। क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर इस चुनाव में अभी तक आप देख पा रहे हैं?
देखिए, आप पुलवामा से ठीक पहले हम लोग भी चर्चा में बैठा करते थे और सब देश देख रहा था कि पुलवामा से पहले बीजेपी में कॉन्फिडेंस गायब था, और वो बात में हम जो मोदी वाला माहौल फिर से जो लौटा है वो भी गायब था। जो 2014 में था वो पुलवामा से पहले ख़त्म हो चुका था। 3 राज्यों में चुनाव में जो पराजय हुई थी वो भी सामने था। तो लेकिन पुलवामा के बाद अचानक बीजेपी का कॉन्फिडेंस लौटा है। अब ये हमारे बीजेपी के साथ ही कह रहे हैं कि हमारे पूरे देश का विश्वास हमारे साथ है, तो ये उसी दिन से साथ है जिस दिन 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन ये चुनाव का वक्त ही होता है ये साबित करने का कि वाकई हमारे साथ विश्वास बना हुआ है या विश्वास छूट गया है या टूट गया है। तो ये तो अभी देखा जाना बाकी है चुनाव में कि किसके साथ विश्वास होता है। लेकिन आपने कहा आप एंटी इनकम्बेंसी देख पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से अभी जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की घटना हुई है उसमें एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात है उसमें प्रेशर थोड़ा घटा है और वो कम, बल्कि उस वहाँ से ध्यान हटा है। हम कहेंगे ध्यान हटा। इसलिए हमने पहले भी कहा कि जो चुनाव का जो 40 दिन का दौर है इसमें विपक्ष कितनी शिद्दत से इस बात को जनता के बीच समझा पाता है कि रोजगार देने में सरकार विफल रही है, कि किसानों की समस्याएं हल करने में सरकार विफल रही है, या और भी जो विफलताएं सरकार के नाम है। इकोनॉमिकल ग्रोथ का जो डाटा है हमारे सामने, यूपीए के कार्यकाल में जो था उसके मुकाबले बीजेपी की सरकार में इकोनॉमिकल ग्रोथ लगातार कम हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों को कितने बढ़िया से जनता के पास ले जा सकती है, उनमें जो क्षमता है या क्या है वो उस पर निर्भर करेगा कि वो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात को फिर से सतह पर लाएं। और महागठबंधन की स्थिति आप क्या देखते हैं? क्या ये इस बार मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है? देखिए, ये सत्ताधारी दल के लिए हमेशा अनुकूल रहता है, कोई भी सत्ता में रहे, कि अगर उसके पास एक प्रधानमंत्री का चेहरा है तो वो अपने आप को सोचता है कि हमारा ही प्रधानमंत्री और बाकी तो लोगों के पास है नहीं। हमने और भी दौर देखे हैं जबकि एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होता है। बीजेपी के साथ भी कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है और कई बार चेहरा लेकर के भी हारे हैं, चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां भी हो। तो ये कंफर्टेबल होता है कि कैसे अभी कंफर्टेबल है बीजेपी के लिए कि नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के लड़े, और मजबूत सरकार और मजबूर सरकार की भी बात होती है। तो लेकिन विपक्ष को ये चाहिए कि इस देश को बताएं कि मजबूत सरकार देश के हित में साबित हुई है या मजबूत सरकार देश के खिलाफ में साबित हुई है। अगर बीजेपी ये साबित कर देगी कि मजबूत सरकार देश के हित में है तो उनको फायदा होगा। अगर कांग्रेस या विपक्ष के लोग ये साबित कर देंगे कि नहीं, ये मजबूत सरकार दो ही लोगों की सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कि उनके सरकार में लोकतंत्र नहीं है, कि उनके फैसलों में लोकतंत्र नहीं है, कि एयर स्ट्राइक तक की जानकारी रक्षा मंत्री तक को नहीं हो पाती है, ऐसी बातें अगर वो साबित कर देंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है और मजबूत सरकार नहीं, हमें मजबूरी सरकार चाहिए, गठबंधन ही सरकार चाहिए, क्योंकि जो हम गठबंधन ही सरकार होती है जो कि 1, 2, 3 एक्ट करती है, परमाणु करार करती है। दूसरे एक सरकार वाली कहां कर पाई थी कि जो वो भी अटल जी के नेतृत्व में थी गठबंधन सरकार। बिल्कुल नहीं सरवत, लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है ये विपक्ष के सामने। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? क्या चुनावों से पहले ये तय कर लिया जाएगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, जैसा कि बहुत बारी ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद चेहरा सामने आता है। क्या 2004 में कोई चेहरा था? नहीं था ना। लेकिन 2004 के बाद 10 साल तक आदरणीय मनमोहन सिंह ने एक मजबूत सरकार दी थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनमोहन सरकार के बीच में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, मनमोहन सरकार ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखा। युवाओं के रोजगार पे कभी कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ के किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हिंदुस्तान पे कोई असर नहीं पड़ा। जो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था गिर रही थी, इस सब से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सरकारें काम अच्छा करती हैं उसकी ज़रूर सराहना करनी चाहिए, और जो सरकार में कमज़ोरी होती है, खामियां होती है, उसको भी देखना चाहिए। चाहे आप पक्ष में रहे चाहे आप विपक्ष में रहे, इन सब चीज़ों को देखा जाता है और इन सब चीज़ों पे ही इलेक्शन लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन का दौर ही होता है पूरे चैलेंज का, और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, अपने युवाओं के साथ, नहीं, लेकिन अपने किसान के साथ, अपने महिलाओं के साथ, हिंदुस्तान की जो समस्या है उनके साथ पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। लेकिन एक तरफ एक पार्टी है जिसके पास एक मजबूत चेहरा है, एक बहुत ही चीजें क्लियरली डिफाइंड है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जहां पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो मतदाता को तय करने में आपको नहीं लगता कि इसमें ज्यादा आसानी होती है अगर उसके पास अगर आपके पास एक पूरा
कंप्लीट खाका होता है चीजों का, आप लोगों को जाके बता सकते हैं, तो मतदाता को भी चुनने में आसानी होती है। कांग्रेस गठबंधन में नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन गठबंधन सिर्फ इधर ही नहीं है, मैंने उनसे उनकी उधर स्थिति भी नहीं है। पूछी। अगर आप उठा करके देखें तो वहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कितने करीब 25-30 पार्टियां हैं जो वहाँ गठबंदन में। 28 है जी। यहाँ ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। रहा सवाल चेहरा का, जितने एक मिनट, जितनी बड़ी चाहत होती है उतनी बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती है। जितने बड़े आप सपने दिखाते हैं उतनी ज्यादा लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती है। तो 2014 में जो सपने दिखाए गए थे, जो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी थी कि बीजेपी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी नहीं, तो उनको ऑल्टरनेटिव भी चाहिए ना सरद, एक बात समझिए, उनको ऑल्टरनेटिव भी चाहिए। जमीन पे ऑल्टरनेटिव के नाम पर उनको क्या मिल रहा है? एक ऐसा महागठबंधन जो फ्रैक्चर्ड है, स्टेट वाइज महागठबंधन है। एक स्टेट में 2 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, एक स्टेट में 5 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, वहां पर एक्स पार्टी बाहर है, वहां पर वाई पार्टी बाहर है। तो ये किस तरह का फ्रैक्चर्ड महागठबंधन है? ऐसा फ्रैक्चर महागठबंधन उधर भी है, सिर्फ इधर है ऐसा नहीं है। 2004 का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी चेहरा नहीं था उस वक्त। इसी तरह से 2019 में अगर विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, युवा डिसाइड करेंगे कि उन्हें एक मजबूत चेहरे के साथ रहना है या मजबूर, सही कहा है प्रेम जी ने, या एक मजबूर चेहरे के साथ रहना है। तो यहाँ मजबूर भी नहीं है, इसको मजबूत और मजबूर भी नहीं कहे। यहाँ जो सपनों के सौदागर वाली बात थी, वो सपनों के सौदागर खत्म हो गए। महत्वाकांक्षा जो लोगों की बढ़ गई थी, वो उम्मीदें टूट गई। तो जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसका नतीजा बड़ा भयावह होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले वही नतीजा बहुत भयावह होने वाला है। अजीता जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आशा है कि शरबत जी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी, कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप इस बात को एकदम क्लियर रखिए। दूसरी बात, जो गठबंधन स्थापित हुआ है वो महत्वाकांक्षा और मौका परिस्थिति के आधार पर हुआ है। जो लोग एक दूसरे को देखकर भी सुहाते नहीं थे, आज वो हाथों में हाथ पकड़कर मंच पर खड़े हैं। दूसरी बात, ये जो महागठबंधन के शिवसेना की बात कर लीजिएगा। हाँ, मैं कर रहा हूं। हमारे गठबंधन के पास नेतृत्व है। आपके गठबंधन, आपका नहीं कहूंगा, महागठबंधन का ना तो नीति स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है, ना नेतृत्व स्पष्ट है। लालू है उस महागठबंधन में, जिन्हें अपने बेटे को स्थापित करना है राजनीति में किसी प्रकार से, कि मैं जेल में हूं, मेरे बेटे स्थापित हो जाएं। इधर से मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को स्थापित करने में, उधर से मायावती अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए गठबंधन में है कि मेरी मूर्तियां और मेरे हाथी ना टूटे। पूरे देश को पता है कि महागठबंधन का ना नीति स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है, ना नेतृत्व स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का गठबंधन है, चाहे शिवसेना है, चाहे अन्य पार्टियां हों, अन्य पार्टियां ने भी बड़ी ईमानदारी से, बड़े स्वार्थहीन होकर, बिल्कुल स्वार्थ को परे हटकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। और 2014 में भी एनडीए ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जिस प्रकार से 25 सितंबर को 2013 में घोषित किया था, अब फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। आप ये बताइए ना, उस महागठबंधन का जो जिक्र हुआ, मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा हूं अभी, कांग्रेस को तो 2 सीटें यूपी में मिली हैं। अब जेडीएस किस प्रकार से कर्नाटक में 2-3 सीटें देने की सोच रही है, और पश्चिम बंगाल वाली बहन जी जो है दीदी, वो तो 2-3 सीटों से ज्यादा दे दें तो बड़ी बात है। तो कांग्रेस उस महागठबंधन का हिस्सा नहीं, मैं कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं अजीता जी पूछना चाहता हूं, महागठबंधन कैसे नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व को कैसे चुनौती दे पाएगा, जहां नेतृत्व ही नहीं है। पूरा देश ने देखा है जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई और जिस प्रकार से देवगौड़ा जी की सरकारें चली, कुछ अल्पकालीन, प्रेम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे आयु में भी बहुत बड़े अनुभवी हैं, जिस प्रकार से अल्पकालीन सरकारें चली पूरे देश ने देखा है। और दूसरी बात, अटल जी की एकमात्र ऐसी सरकार थी जो गठबंधन को पूर्ण समय दिया, जिसने 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार आई, जो गठबंधन के हालांकि बहुमत में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सभी गठबंधन के सहयोगियों को पूरा सम्मान देते हुए सरकार चलाई। तो महागठबंधन के बाद ना नेतृत्व है, और कांग्रेस का नेतृत्व आप देख ही रहे हैं। कल एक बच्ची टेनिस के बारे में कुछ जानकारी ले रही थी, वो राफेल के ज्ञान दे रहे थे, तो आपके सामने सारा निष्कर्ष है ही। प्रेम जी, आप बोलिए। आप मुझे ये भी बताइए कि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें या फिर मायावती और अखिलेश यादव की बात करें, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं 2019 के चुनाव में? इस प्रश्न से पहले मैं थोड़े महागठबंधन पर बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो। देखिए, हमारे बीजेपी के साथी जो बोल रहे हैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, कांग्रेस भी किसी ज़माने में इतनी ही कंफर्टेबल थी। विपक्ष के बारे में उसके भी ख्यालात ऐसे ही हुआ करते थे। कितनी माने समय बदला है, सिर्फ पार्टी बदल गई है और भाषा वही है। और यही और कॉन्फिडेंस हमको अभी जो पीछे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी देखने को मिला, जिसमें 3 राज्य हाथ से निकल गए। जी, आप गठबंधन की सरकार की बात करते हैं। अब 13 दिन ही चला पाए थे अपनी सरकार को,
आपके साथ जयललिता तक को आप नहीं जोड़ पाए, 13 महीने में सरकार आपकी गिर गई, है ना। तो ये स्थिति आपने भी देखा है कि गठबंधन सरकार आप नहीं चला पाए, उसके बाद में फिर कह ही रहे हैं इस बात को, प्रेम जी, उसके मैं उस बाद बात को जोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात अटल जी की ऐसी अनुभव से सरकार लोग थी। सीखते हैं। प्रेम जी, आपने फिर गठबंधन को बढ़ाया, 42 तक उस संख्या को ले गए, हालांकि 14 और 19 में आते आते 42 से 28 पर आ गए हैं। आपका गठबंधन छोटा हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो और 28 पर आ गए हैं। तो उसके बावजूद इस तरह की भाषा बोलना ठीक है। विपक्ष में जो एक महागठबंधन नहीं हो पाया, प्री पोल अलायंस हो सकता है कि नहीं हो, ना हो, आफ्टर पोल अलायंस हो सकता है, संभव है, जरूरी नहीं। प्रेम जी, विषय महागठबंधन महागठबंधन तो हो गया है, देश में कहां है? देश में नहीं है। मैं आपको इसमें करेक्ट कर दूं, महागठबंधन तो हो चुका है कांग्रेस के अलावा जो है, हमारा भी गठबंधन। लेकिन मैंने कहा, आपने कहा पोस्ट पोल अलायंस हो जाए, अलायंस तो हो चुका है महागठबंधन, लेकिन उनके पास नेतृत्व, क्या मायावती अलाउड कर देंगे अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनना? क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को अलाउड कर देंगे? मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए देश भी ये चाहता है कि एक मजबूत सरकार। कंफर्टेबल नहीं हमारा, देखिए जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, उसी के बाद से ही एक कार्यकर्ता फिर से अगले चुनाव में लग गया था। आप 28 दलों के नेता हैं नरेंद्र मोदी, ये सर्वविदित है, लेकिन यहां पर वो दूसरे पक्ष में ये बात नहीं है, ये उस तरह की कमी है। अब इलेक्शन लड़ने में ये जरूरी नहीं है कि आप सब गठबंधन मिल करके, एक गठबंधन हो गया तो इधर भी हो जाए। यहां भी यूपीए के साथ में है, यूपीए भी अपना कुनबा नहीं बढ़ा पाया है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले यूपीए में एकाध पार्टियां जुड़ी भी हैं, और आपसे तो चंद्रबाबू नायडू भी चिटक गए हैं। जयललिता आई भी, जयललिता की पार्टी भी आई है। 42 से 28 पर आ गए, और अब क्या बोले 14 संख्या घट गई, तो आपसे सिर्फ घटी है। तो इसलिए ये जो भाषा है, विपक्ष को बिल्कुल सम्मान नहीं, भाषा में और नेतृत्व पूरा सम्मान है विपक्ष का। देखिए हम इस तरह से प्रेम जी, मैं एक बात जोड़ूंगा, अपनी बात बोल लेनी, मैं निवेदन करूंगा। आपने एक बात की कि विपक्ष का सम्मान, देखिए विपक्ष में मुलायम सिंह यादव जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो भरी पार्लियामेंट में जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जिनके पास में आज तक काम किए गया, मेरे सभी काम किए गए। विपक्ष का भी वो इतना ही सम्मान करते हैं। अरे जब मोदी जी ने विपक्ष का सम्मान किया है, सत्ता का सम्मान किया, तभी तो सम्मान हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, विपक्ष का जब सम्मान किया है भाजपा ने, तभी तो। मैं अपनी बात आप कह रहे हैं नेताओं का कि वो कौन चेहरा होगा। देखिए यहाँ चेहरों की कमी नहीं है, आप सारे चेहरे गिना रहे, ये होगा पीएम, ये होगा पीएम, ये होगा पीएम, यानी देयर आर नंबर ऑफ सेवरल नंबर ऑफ पीएम कैंडिडेट्स। वही सबसे बड़ी समस्या है। सोमवार को अखिलेश जी बनेंगे, मंगलवार को मायावती जी बनेंगी, बुधवार को ममता जी बनेंगी। वही तो हम कह रहे हैं इस बात का। मजाक करने बैठे हैं या बात करने बैठे हैं? बोलिए। नहीं, आप मजाक करने बैठे हैं तो मजाक नहीं है, विषय है। आपने कहा दुनिया भर के प्रधानमंत्री हैं। ये जो सुन चुका हूँ, ये सब सोशल मीडिया के डायलॉग्स हैं। सोशल मीडिया ने, अध्यक्ष जी ने बोला है मन से, तो वो यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। मन से बोला अध्यक्ष जी ने, प्रेम जी। तो अब आप ये देखिए कि ये जो नेता हैं, तो ये ठीक है, इसमें तालमेल नहीं हो पा रहा है इन पर, लेकिन प्रधानमंत्री को उम्मीदवार की कमी नहीं है। एक जब सर्वसम्मति से ये सारे जब उम्मीदवार अगर एक को सेलेक्ट करेंगे, तो समझिए कि कितनी बड़ी वो टीम होगी, वर्ल्ड कप चैंपियन वाली टीम होगी कि नहीं, जिसमें कि सारे ऑलराउंडर्स होंगे। आप इसको इस रूप में भी तो देख सकते हैं। आप केवल आक्रमण कर रहे हैं। अरे आप देखिए, आपसे बढ़िया स्थिति में राजीव गांधी थे, उन्होंने 325 से ज्यादा सीटें जीत करके वो आए थे। उनको वो भी 84 के बाद 89 रिपीट नहीं कर पाए थे। इस बात को आप भुला जाते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ओवर कॉन्फिडेंट है? प्रेम जी, वो दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। ये पुलवामा अगर नहीं होता तो ये हताश दिख रहे थे, आज ओवर कॉन्फिडेंट थे। इसको बोलते हैं क्षण, मतलब तुरंत में अपना कॉन्फिडेंस लूज करना और तुरंत में हासिल करना। बिल्कुल, लेकिन ये जो महागठबंधन के जो चेहरे हैं, मैं आपसे जानना ये चाह रही थी कि ममता बनर्जी जैसे इतनी बड़ी महारैली उन्होंने वहां पे की, दिल्ली में आई तो भी सब एकजुट दिखे। इसके अलावा मायावती और अखिलेश का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, ये क्या गुल खिलाएगा? देखिए कई प्रयास हुए हैं कि विपक्ष सब लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये महसूस कर रही हैं कि वर्तमान सरकार को हटाइए। तो इस कोशिश में बहुत सारी चीजें हुई। आप अरविंद केजरीवाल जी की सभा को याद कर लीजिए, ममता बनर्जी को याद कर लीजिए, तेज प्रताप के यहाँ याद कर लीजिए, साउथ में आप स्टालिन की सभा को याद कर लीजिए। सब जगह जमावड़ा हुआ, नेताओं को एकजुट करने की एक कोशिश हुई, ललक दिखी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव मैदान में इनके स्वार्थ आपस में टकरा रहे हैं। तो ये राजनीति में ये स्वाभाविक चीज है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। बिल्कुल। सरवत, मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से अगर मैं पूछना चाहूं, 3 बड़े मुद्दे इस बार लोकसभा में क्या रहेंगे, और क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि आप भी महागठबंधन का हिस्सा हो? क्योंकि पिछले चुनावों में सिर्फ 44 पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, उसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, उसको बहुत कवर अप करना है।
बिल्कुल सही कर रही हैं अजीता, और हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी की तरह अहंकार नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी बीजेपी हमेशा कार्यकर्ता आम तो आदमी घर की आराम पार्टी कर रही रहे है, और हैं। आम आदमी की पार्टी आज भी है और कल भी रहेगी। आपको बीच में बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, जब से आप बोल रहे हो तब से हम चुपचाप सुन रहे हैं। नहीं, बोलिए। आपको अगर इतना ज्यादा ही नहीं, नहीं आप भी कांग्रेस पार्टी को बुलाओ, मत ना अकेले बात करो। समय खत्म हो जाएगा, इस तरह से जवाब देने दीजिए। नॉन स्टॉप डिस्टर्ब जवाब किया है देने आपने दीजिए, बोलते एक हुए। मिनट। बोलिए सरबत, बोलिए। आप मत ध्यान दीजिए, आप जवाब दीजिए। आपको जरा भी लिहाज नहीं है कि हाँ बोल कौन रहा है। आप जितने देर बोल रहे थे उतने देर शांति से सुन रहे थे। ठीक है सर, आप क्या क्या नहीं बोल रहे थे, जो मन में आया था सो बोल रहे थे। रानी जी बोल रही है क्या यहाँ के? आपसी झगड़े में क्यों आप कांग्रेस समय खराब कर रहे हैं? पार्टी बोलिए, बेरोजगारी, बीच में इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया जीता जी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, किसान और महिलाओं मुद्दे पर ही लेकर के उठाएगी। अरे बिलबिलाते तो आप हो, सुनना बर्दाश्त नहीं होता। और अजीता जी आज के बाद अगर इस तरह के बीजेपी के भाई को बुलाओगे तो उन्हें ही पूरा मौका दो। आप होते कौन हो हमको करेक्ट करने वाले? आप होते कौन हो हमारे मुद्दे में बोलने वाले? आपको जो मुद्दा, आपको पुलवामा पे इलेक्शन लड़ना, आप पुलवामा पे लड़ो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी, किसान और महिलाओं पे बात करेगी। आप नहीं तय करोगे, प्लीज बोलिए। आप नहीं तय करोगे। समय खत्म हो रहा है, बोलने दीजिए। बोलिए सरबत, बोलिए। अब आप नहीं तय करोगे। कांग्रेस पार्टी तो आप भी तय नहीं करेंगे कि हम किस मुद्दे पे लड़ेंगे? किसानों पे और इस देश के लिए उठाएगा। ठीक है, युवा होंगे, किसान होंगे। मुद्दा है, आप जानो। 1 मिनट, 3 बड़े मुद्दे पूछे थे मैंने। सरबत 1 मिनट, युवा, किसान और तीसरा मुद्दा क्या बता रही हैं? युवा, किसान और महिलाओं का सम्मान। युवा, किसान और महिलाओं का सम्मान, इस पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। युवाओं की बेरोजगारी। हाँ ठीक है। और कोई इंटरनल सर्वे अगर आपकी पार्टी ने कराया हो तो क्या उम्मीद किसानों के जो हालात हैं, इस बार 44 से ऊपर कहां तक पहुंचेगी कांग्रेस? हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी की तरह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है उस युवाओं पे, हमें पूरी उम्मीद है किसान पे, हमें पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान की जनता पे, हमें पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के उस आवाम पे जो इस 5 साल में अपने सपने को यूं बिखरते हुए देखा, जो नोटबंदी में लाइन लग करके अपनी जान गंवाया है, जो जीएसटी की वजह से सारे रोजगार जिसका व्यापारी का एक छोटे व्यापारी खत्म कर दिए गए, वो सारे लोगों पे कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि वो सारे लोग जरूर इस बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ठीक है, आप बताइए यशवीर राघव, 3 बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के। 3 नहीं, मैं 50 मुद्दे बताऊंगा और मैं इनकी बात का भी पहले जवाब दूंगा ना। इन्होंने कहा कि भाई हमें अहंकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह, हम तो जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। वो पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 2014 के बाद से ही हर घर में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हर घर में वोट मांगने का प्रयास। दूसरी बात, हमारे मुद्दे क्या है? हमने जिस प्रकार से 25 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, मुझे 3 बड़े मुद्दे बताइए। विकास, एकमात्र विकास विकास विकास, ये 3 मुद्दों का विकास ही हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से हमने देश करीब तक युवाओं तक, किसानों तक, महिलाओं तक, जिन महिलाओं ने धुएं में अपनी खाना बनाया है, उनका धुआं जो हमने खत्म किया है, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। और पूरा विश्व, पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से युवाओं को, किस प्रकार से प्रतिभाशाली युवा आगे आ रहे हैं, मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लेकर वो अपना रोजगार कर पा रहे हैं, सब देख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमें चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीतकर आएगी। और हम, इन्होंने कहा कि हम अहंकार में नहीं, हम सीट नहीं बता सकते, ये 44 से 43 पे हो सकते हैं, लेकिन हम 350 से ऊपर सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, प्रेम जी एक लास्ट कॉमेंट आपकी तरफ से ये बताइए कि क्या लगता है इस बार क्या ये मुद्दों का चुनाव होने वाला है या व्यक्तित्व का चुनाव होगा? और जिस तरह से जो आकलन यशवीर राघव दे रहे हैं, जी मुझे लगता है जैसे इस मुद्दे पे भी हम बहस कर लेंगे। एक बात कांग्रेस की प्रवक्ता को शायद याद नहीं रह पाया हो, राहुल गांधी यूबीआई का इशू लेकर के वो सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि हम सबको न्यूनतम ये गारंटी करेंगे। ये मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से बड़ा मुद्दा होने वाला है किसान के अलावा। और भारतीय जनता पार्टी की बात जहाँ तक करें तो हमारा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में किए गए विकास और रोजगार को अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की, जैसे कि हम रोजगार बनाने वालों को पैदा कर रहे हैं, रोजगार मांगने वालों को नहीं कर रहे हैं। इस थॉट को लेकर के वो सामने आएगी और साथ में उनका देशभक्ति वाला, भारत पाकिस्तान वाला मुद्दा भी होगा, क्योंकि उनको ध्रुवीकरण पर ज्यादा भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास चर्चा में। तो आज का बड़ा दिन जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 23 मई को इसके नतीजे आएंगे। और इस दौरान क्या कुछ होगा, इस पर जनता की निगाह जरूर बनी हुई है और यही वो वक्त होगा जो तय करेगा कि आखिर वोट किसके पाले में जाते हैं, किसकी सरकार बनती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस खास चर्चा में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए लॉक